माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं तुम्हारे क्लास 10th की केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, जो कि तुम्हारा पहला चैप्टर है। इसी चैप्टर में हम बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही इजी मेथड में हम पढ़ेंगे इसी केमिकल रिएक्शन इक्वेशन की चैप्टर्स को। तो चलो देखते हैं क्या क्या है इस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में। तो सबसे पहले है बेटा यहाँ पे केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शंस यही है कि जब कोई केमिकल सब्सटेंस हो या फिर कोई भी चीज़ हो जो कि कन्वर्ट होके एक नया चीज़ में कन्वर्ट होता है, एक नया सब्सटेंस बन जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस इज नोन आज ए केमिकल रिएक्शन। इसीलिए इसको क्या बोला गया है? कोई भी केमिकल सब्सटेंस कन्वर्ट होके और एक केमिकल सब्सटेंस बनता है, या फिर यहाँ पे लिखा गया है इन ए केमिकल रिएक्शन ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड व्हिच इज कम्प्लीटली डिफरेंट इन properties from the original substance, so in a chemical reaction a chemical change take place। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे जो भी चीज़ें हो रहे हैं, जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, ये केमिकल रिएक्शंस क्या होता है बेटा कि ये रिएक्शंस होके एक नया सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, एक कम्प्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टी हो जाते हैं। मतलब ये है कि पहले जो चीज़ें था वो कन्वर्ट होके और एक चीज़ बन गया, तो पहले में जो था उसका प्रॉपर्टी अलग होगा, और बाद में केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो चीज़ आया उसका प्रॉपर्टी अलग होगा। दोनों का प्रॉपर्टी क्या होंगे? डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो इसीलिए हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं? यार कोई सब्सटेंस कुछ कन्वर्ट होके, कुछ चीज़ें बदल के एक नया सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है, एक नया सब्सटेंस बन पा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट बोला गया है ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस इन ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को अगर हम सिम्बोलिकली देखेंगे, केमिकल रिएक्शंस को अगर हम सिम्बोलिकली देखेंगे, जैसे H2+ यहाँ पे क्या है बेटा? O2 है, तो इधर मैं क्या करूँगा? इधर क्या क्या बनाएंगे? सॉरी, इधर मैं क्या बनाऊँगा? इधर मैं बनाऊँगा क्या? H2O। क्या बनाऊँगा? H2O। तो इधर क्या, इधर भी मैं 2 मल्टीप्लाई करूँगा और इधर भी मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूँगा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? यहाँ पे हमारा बैलेंस हो रहा है केमिकल रिएक्शन। आगे जाके पढ़ाएंगे ये बैलेंस कैसे होता है। तो यहाँ पे देखो, ये जो एटम है और ये जो एटम्स है, ये क्या सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट हो रहे हैं और कुछ नहीं। दैट इज कॉल्ड क्या बेटा? दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, जो कि रीअरेंजमेंट हो रहा है तुम्हारे यहाँ पे। समझ में आएगा नहीं? द सब्सटेंस which take part in a chemical reactions is called reactant। तो जो चीज़ें, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला, शायद नेक्स्ट स्लाइड में है, वेट ए मिनट। ठीक है, देखो यहाँ पे बोला गया है कि द सब्सटेंस which take part in a chemical reactions are called reactant। तो जो सब्सटेंस एक केमिकल रिएक्शंस पे टेक पार्ट लेता है, भाग लेता है, उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बोल दिया, यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया? यहाँ पे मैंने बोल दिया जैसे कि कार्बन प्लस यहाँ पे O2 मिलके क्या बना रहे हैं? मोल के बना रहे हैं CO2 बना रहे हैं। तो ये जो रिएक्शंस पे इसी साइड पे जो मुझे दिख रहा है, इसको मैं क्या बोलूँगा? इसको मैं बोलूँगा रिएक्टेंट। क्या बोलूँगा? रिएक्टेंट। और इसी साइड पे जो मुझे दिख रहा है, जो प्रोडक्ट मुझे आ रहा है, जो नया सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है, आज ये केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रोडक्ट। तो इसको मैं क्या बोलूँगा बेटा? प्रोडक्ट बोलूँगा। इसको बोलूँगा मैं प्रोडक्ट, रिएक्टेंट बोलूँगा इसको। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? ये है हमारा रिएक्टेंट साइड और ये है हमारा प्रोडक्ट साइड। तो इसलिए बोला गया है कि क्या बोला गया है? इसलिए बोला गया है कि द सब्सटेंस इन व्हिच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट। कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस पे कोई भी सब्सटेंस भाग लेता है तो उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो कन्वर्ट होता है, जो रिजल्ट आता है केमिकल रिएक्शन होने के बाद, जो रिजल्ट आता है, उसी रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे बोला गया है द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें कि मैग्नीशियम को जलाया जा रहा है, इसको जलाया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर के साथ जलाया जा रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिल रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है।
बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। क्या बोला गया? अगर हम उसको जला रहे हैं, जलाने से पहले उस मैग्नीशियम रिबन को हम क्या करना होगा? क्लीन करना होगा बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। सैंड पेपर जानते हो? सैंड पेपर में क्या करना है? उसको रफ करना है, ऐसे खिसकना है और उसको क्लीन करना है सबसे पहले। दिस इज डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मैग्नीशियम रिबन। और ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जब हम क्लीन करेंगे तो उसी बेसिक जो मैग्नीशियम जो कार्बोनेट उसके ऊपर जो लगा रहता है, उसके ऊपर एक लेयर रहता है, वो हट जाएगा। समझ में आई नहीं? तो अगर इसी इसी एग्जाम्पल को अगर हम देखेंगे, इसी एग्जाम्पल को अगर हम देखेंगे इसी एग्जाम्पल को अगर हम देखेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स को, तो यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है बेटा? रिएक्टेंट में बताया था, जो भाग लेता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है, क्या बोला गया है? यहाँ पे बोला गया है कि सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट। जैसे कि टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे? MgO2 को क्या बोलेंगे? MgO2 को बोलेंगे हम रिएक्टेंट। उसी तरह प्रोडक्ट क्या होता है? जो रिजल्ट आता है, जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। जैसे कि यहाँ पे न्यू सब्सटेंस क्या फॉर्म हो रहा है? न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है हमारा, जो कि MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। समझ में आया कि नहीं? केमिकल रिएक्शंस हो गया, रिएक्टेंट हो गया, प्रोडक्ट हो गया। अभी चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शंस होता है तो इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्या क्या होने से हमें पता चलता है कि इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है बोल के। तो सबसे पहले तो ये है, फर्स्ट पॉइंट इसका है इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है और उसी रिएक्शन पे क्या आ रहा है? गैस निकल रहा है, गैस निकल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो उसमें क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम केमिकल रिएक्शन हो रहा है। यह है तुम्हारा पहला पॉइंट। ये उसका एग्जाम्पल है, जैसे कि यहाँ पे जिंक के साथ जब सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को हम मिलाते हैं तो जिंक सल्फेट बन जाता है, उसी के साथ साथ हाइड्रोजन गैस निकलता है, जो कि ये क्या है बेटा? ये है तुम्हारा एक कैरेक्टर, एक रूल है केमिकल रिएक्शन का, एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो पहला पॉइंट क्या है? कोई भी केमिकल रिएक्शन पे गैस इवॉल्व होना, गैस निकलना, उसको हम बोलते हैं क्या? केमिकल रिएक्शन हो रहा है बोल के। दूसरा पॉइंट बोल रहा है चेंज इन कलर। कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो उसमें क्या होता है बेटा? कलर का डिफरेंस आता है, कलर चेंज होता है। मान लो अगर वाइट कलर का कोई चीज़ है तो उसमें केमिकल रिएक्शन होने के बाद हो सकता है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाए, या फिर पिंक में, या फिर ग्रीन में, या फिर ब्लैक में, जिस किसी में भी। तो अगर किसी रिएक्शन में अगर कलर का भी चेंजेस आ रहा है तो उसी रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है द केमिकल रिएक्शन बिटवीन एसिटिक एसिड एंड पर्पल कलर पोटासियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। तो ऐसे रिएक्शन जैसे कि यहाँ पे बोला गया साइट्रिक एसिड, क्या बोला गया? साइट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर पोटासियम परमैंगनेट, इन दोनों को जब हम क्या करेंगे? मिलाएंगे, तो यहाँ पे क्या हुआ? चेंज इन कलर फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। तो यहाँ पे जो पर्पल कलर था, पर्पल कलर पोटासियम परमैंगनेट था, ये क्या हो जाएगा बेटा? कलरलेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो ओबियसली जाहिर सी बात है कि उसके कलर में चेंज आएगा। समझ में आएगा नहीं? The chemical reaction between sulfur dioxide gas and edified potassium dichromate solution is characterized by change in color from orange to green। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये केमिकल रिएक्शन जहाँ पे जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड में अगर हम पोटासियम डाइक्रोमेट को अगर हम मिला देंगे तो उसमें क्या होता है बेटा? उसमें भी चेंजेस आता है कलर। ऑरेंज टू क्या होता है? ऑरेंज टू होता है हमारा क्या? ऑरेंज टू होता है हमारा, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ऑरेंज टू क्या हो जाता है बेटा? ऑरेंज टू ग्रीन हो जाता है। ऑरेंज टू क्या होता है? ग्रीन हो जाता है। तुम्हारा थर्ड पॉइंट है चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस, मतलब उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। स्टेट मतलब हो सकता है कि वो सॉलिड से क्या बन जाए? हो सकता है वो सॉलिड से लिक्विड बन जाए, हो सकता है वो लिक्विड से गैस बन जाए, हो सकता है गैस से वो लिक्विड बन जाए, हो सकता है लिक्विड से सॉलिड बन जाए। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्या आएगा? डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस आएगा उसके स्टेट में। तो इसीलिए बोला गया है द कंबुशन रिएक्शन ऑफ
Candle wax is characterized by a change in state from solid to liquid and gas because the wax is solid water formed by the combustion of wax। देखो जो भी लिखा गया यहाँ पे ये बोला गया है कि कोई भी सब्सटेंस अपना स्टेट को चेंज करता है। जैसे कि सॉलिड में था, रिएक्शन होने के बाद वो लिक्विड हो जाएगा, या फिर लिक्विड में था, वो रिएक्शन होने के बाद सॉलिड हो जाएगा, या फिर गैस में था, वो रिएक्शन होने के बाद उसमें सॉलिड बन जाएगा। तो ऐसे कुछ होगा तो उसको भी हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है किसका, वॉक्स का। किसका दिया गया है बेटा, वॉक्स का। वॉक्स में क्या होता है, सबसे पहले वॉक्स क्या था, सॉलिड था। क्या था, सॉलिड था। फिर उसके बाद जब हम वॉक्स को जलाते हैं, मोमबत्ती को जब जला देते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और किस में, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे हम क्या, इसको भी बोलेंगे हम केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट बोला गया है तुम्हारा पॉइंट नंबर 4 बोला गया है चेंज इन टेम्परेचर। तो हो सकता है कि केमिकल रिएक्शन होने पर उसका जो टेम्परेचर है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है क्विक लाइम को वाटर टू फॉर्म स्लैक लाइम इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो जब क्विक लाइम वाटर टू फॉर्म स्लैक लाइम, क्विक लाइम से स्लैक लाइम जब फॉर्म होता है तो भी टेम्परेचर चेंज होता है। जैसे कि यहाँ पे हुई चीज़ राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ जाता है। मान लो कि 10 डिग्री है तो हो सकता है 20 डिग्री हो जाए या फिर 30 डिग्री हो जाए। ऐसे इसको हम क्या बोलेंगे, चेंज इन टेम्परेचर। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रेन्यूल्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जहाँ पे अगर हम जिंक को अगर हम H2SO4 में H2SO4 में अगर हम रिएक्शंस करवा देंगे तो वहीं पे भी क्या होगा बेटा, चेंज इन टेम्परेचर होगा, जो कि हुई चीज़ राइज इन टेम्परेचर। ये भी क्या होगा तुम्हारा केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक होगा। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या आता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड and barium chloride solution is characterized by the formation of a white precipitate of barium sulfate। जहाँ पे कि देखो यहाँ पे BaCl2 बेरियम क्लोराइड है, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड को अगर मैं डाल देता हूँ तो BaSO4 आता है, BaSO4 आता है, उसी तरह HCl आता है। तो सर बोलोगे प्रेसिपिटेट क्या है, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है एक ऐसे सब्सटेंस फॉर्म होना जो सब्सटेंस की इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, उसको हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट। क्या बोलेंगे उसको, उसको हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट। मैं तुम्हें बता देता हूँ AQ, AQ का मतलब होता है सॉल्युबल। क्या होता है, सॉल्युबल होता है। अगर PPT है या फिर एरो देके ऐसे नीचे डाउनवर्ड है तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ये है हमारा इसका इनसॉल्युबल। क्या होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि अगर इनसॉल्युबल इन वाटर जैसे कोई सब्सटेंस आ रहा है तो उसको भी हम बोल सकते हैं कि ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शंस हो रहा है बोल के। नेक्स्ट आता है तुम्हारा, नेक्स्ट टॉपिक आता है केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस कुछ भी नहीं है बेटा, सिर्फ यही है कि जो हम रिएक्शंस पढ़ रहे थे, जैसे कि हो गया जैसे आयरन मतलब कन्वर्ट हो जाना रोस्टिंग ऑफ आयरन से, या फिर जो भी हम मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हो रहा है, तो उसको हम क्या करना है सिंबल के जरिए से रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस यूजिंग सिंबल एंड फार्मूला ऑफ दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशंस। वर्ड से छोड़ को, वर्ड को छोड़ को, सेंटेंस को छोड़ के हम क्या करेंगे, उसको हम सिंबल पे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशंस बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है यहाँ पे इस एग्जाम्पल को देख लो। इन दिस इक्वेशन A एंड B आर कॉल्ड रिएक्टेंट। मैंने पहले भी बता चुका हूँ, जो टेक पार्ट्स करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो रिजल्ट आता है, प्रोडक्ट आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे A और B रिएक्टेंट होगा बेटा, और C और D जो है वो हो जाएगा प्रोडक्ट। द एरो शो द डायरेक्शंस ऑफ द केमिकल रिएक्शन कंडीशन इफ एनी इज रिटेन जनरली अबव द एरो ऑन लाइन। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि अगर A प्लस बी, देखिए एरो देखिए C प्लस D है, तो यहाँ पे A और B तो सर रिएक्टेंट है, C और D प्रोडक्ट है। बीच में एरो क्या है, बीच में एरो यही बताता है कि केमिकल रिएक्शन किस तरफ से किस तरफ हो रहा है। मतलब A से B होके फिर क्या हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है C और D। समझ में आया कि नहीं।
और यहाँ पे जो एरो होता है वो क्या बताता है, हमारा डायरेक्शन बताता है कि केमिकल जो रिएक्शन हो रहा है किस दिशा में जा रहा है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हम आसानी से जान पाएंगे। और उसी के साथ साथ अगर एरो के ऊपर अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो बताता है कंडीशन, कि मतलब उसके ऊपर हीट दिया जा रहा है या फिर और कोई जैसे कि एंजाइम मिलाया जा रहा है या फिर कोई इंडिकेटर मिलाया जा रहा है, जो कुछ भी अगर एरो के ऊपर कुछ लिखा है तो वो है उसका क्या, कंडीशन। तो यहाँ पे बोला गया व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर देता है। यस, वाटर देता है कि नहीं देता है। दिस रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे इसको केमिकल इक्वेशन में कैसे, एक तो सेंटेंस हो गया कि हम वाटर कैसे आता है, एक सेंटेंस हो गया, तो उसको हम सिम्बोलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। सिम्बोलिकली जब रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं बेटा केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए, H2 कर दिए, फिर O2 कर दिए, तो यहाँ पे क्या आ गया, H2 आ गया, वाटर आ गया। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या आ गया, वाटर आ गया। तो यहाँ पे जो सिम्बोलिकली रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं हम केमिकल इक्वेशन। In the first equation, words are used, and in second symbols of substance are used to write a chemical equation. यहाँ पे तुम देखो, प्रीवियस स्लाइड्स में थोड़ा लेके चलता हूँ, यहाँ पे देखो वर्ड पे लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, वर्ड पे लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंबल पे लिखा जा रहा है। क्या जा रहा है, सिंबल पे लिखाया जा रहा है। फॉर कन्वीनियंस द सिंबल ऑफ सब्सटेंस इज यूज टू रिप्रेजेंट केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे बोला है सिंबल को यूज करते हैं क्या करने के लिए, कोई भी केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए। समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट बोला है ए केमिकल इक्वेशन इज ए वे टू रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शंस इन ए कॉन्साइज एंड इंफॉर्मेटिव वे। मतलब अगर हम केमिकल इक्वेशन को अगर हम लिख रहे हैं तो ये हमें बहुत ही अच्छी तरीके से इंफॉर्मेटिव वे पे बताता है कि क्या हो रहा है। मतलब किसी को अगर सेंटेंस समझ में नहीं भी आएगा, लेकिन अगर इक्वेशन पे हम लिखेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा कि ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये रिएक्ट कर रहा है, ये प्रोडक्ट आ रहा है बोल के। समझ में आएगी नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, ए केमिकल इक्वेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। देखो यहाँ पे जो केमिकल इक्वेशन है बेटा, इसको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है बैलेंस इक्वेशन और दूसरा है ऑन बैलेंस इक्वेशन। पहला है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दूसरा है ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नाम से ही पता चल रहा है बैलेंस का मतलब ऐसी चीज़ जो कि मतलब बिल्कुल सेटिस्फाई हुआ होगा, ऑन बैलेंस का मतलब जो कि ठीक नहीं है। यस सर नो। तो चलो देखते हैं एक एक करके बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है बेटा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन द बोथ साइड। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम उसी इक्वेशन को बोलेंगे जिस इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड्स में क्या होगा, सेम, मतलब बराबर नंबर ऑफ एटम होंगे। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। समझ में आएगा नहीं। तो क्या बोलेंगे, ऐसी इक्वेशन, जैसे इक्वेशन में क्या होता है कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड अगर बोथ साइड पे सेम नंबर ऑफ एटम रहेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो जिंक कितना है बेटा, जिंक है यहाँ पे एक, जिंक कितना है, एक। यहाँ पे देखो पहले तो ये देख लो कि यहाँ पे कौन कौन सा एटम है। सबसे पहले क्या है बेटा, सबसे पहले जिंक है, उसके बाद क्या है बेटा, हाइड्रोजन है, उसके बाद क्या है बेटा, सल्फर है, उसके बाद क्या है बेटा, ऑक्सीजन है। तो देखेंगे जिंक इस तरफ क्या है बेटा, रिएक्शन के साइड O1 है। प्रोडक्ट के साइड देखो, पहले ये रिएक्टेंट साइड देख लेते हैं। हाइड्रोजन कितना है बेटा, 2 है। सल्फर कितना है बेटा, O है, सल्फर सॉरी 1 है। ऑक्सीजन कितना है बेटा, 4 है। अगर हम प्रोडक्ट साइड देखेंगे तो भी जिंक कितना है बेटा, 1 है। सल्फर कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है। और हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 1 2 1 4, यहाँ पे भी 1 2 1 4। इसका मतलब होता है कि दोनों तरफ सेम नंबर, सेम अमाउंट ऑफ एटम्स रहते हैं, इसीलिए इसको हम बोलेंगे कि ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। समझ में आया। According to the law of conservation of mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. To obey this law, the total mass of elements present in reactions must be equal to the total mass of elements present in the product. इसका कहने का मतलब है, हम जानते हैं
कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताता है कि जो एनर्जी है या फिर जो मास है उसको नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना उसको हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इसी लॉ की वजह से ही क्या होता है, जो कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ एटम्स रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो एनर्जी तो भाई हम क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं ना, तो एक्स्ट्रा एटम कहाँ से आएगा। और हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं तो एक्स्ट्रा एटम कहाँ से लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए दोनों तरफ क्या होते हैं, बराबर इक्वल अमाउंट ऑफ क्या रहते हैं, एटम रहते हैं। नेक्स्ट हमारा रहता है ऑन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ऑन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं है बैलेंस केमिकल इक्वेशन का, बैलेंस केमिकल इक्वेशन का ही बिल्कुल उल्टा है। ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी क्या होता है, अगर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड अगर सेम नंबर ऑफ एटम्स नहीं रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है, if the number of atoms of each element in reactant is not equal to the number of atoms of each element present in the product, then the chemical equation is called on balance chemical equation। मतलब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड इन दोनों के साइड पे सेम नंबर ऑफ एटम नहीं रहते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशंस बोलेंगे। समझ में आएगी नहीं, ये उसका डिस्क्रिप्शन से यहाँ पे दिया गया है जो कि ऑन बैलेंस का। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं कि सर अगर ऑन बैलेंस है तो उसको तो बैलेंस तो करना पड़ेगा ना, अगर अनबैलेंस है तो उसको बैलेंस तो करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे बैलेंस करने के लिए, तो उसका एक एक करके सारे स्टेप पढ़ेंगे, ध्यान से देखो सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहला अपन बोला है बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन, टू बैलेंस द गिवन और एनी केमिकल इक्वेशन फॉलो दी स्टेप्स। कौन कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे, पहला स्टेप यही है कि राइट द नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन ए टेबल एज शोन हियर। यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ नंबर ऑफ एटम्स कौन कौन सा है बेटा, देखो यहाँ पे आयरन है, सॉरी यहाँ पे नंबर ऑफ एटम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे नेम ऑफ एटम्स होना चाहिए, गलती से नंबर ऑफ एटम हो गया है। ओके, स्लाइड में गलती हो गया है। यहाँ पे आयरन आ गया है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तीनों है इस तरफ, आयरन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम इन द रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट साइड पे क्या क्या है मैं रिलीज कर देता हूँ। रिएक्टेंट साइड पे देखो Fe, आयरन कितना है रे, एक है, हाइड्रोजन कितना है, दो है, ऑक्सीजन कितना है बेटा, एक है। ऐसे प्रोडक्ट साइड पे अगर हम देखेंगे, आयरन कितना है, तीन हो गया है Fe3, ऑक्सीजन कितना है, फोर हो गया है जो कि Fe3O4, और हाइड्रोजन कितना है बेटा, दो है। तो यहाँ पे देखो रिएक्टेंट साइड पे अगर हम देखेंगे तो टोटल 1 + 2 3, 3 + 1 4 है। इस तरफ देखेंगे तो 4 + 3 7, 7 + 2 9 है। तो 5 नंबर ऑफ एटम ज़्यादा आ गए हैं। तो पहले स्लाइड में तो बोले थे सर कि हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, मास को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो यहाँ पे बढ़ गया है, तो बढ़ पाएगा क्या, कभी नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा बेटा, एटम व्हिच इज मैक्सिमम इन नंबर ऑन आइदर साइड ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, बैलेंस द एटम व्हिच इज मैक्सिमम नंबर ऑफ आइदर साइड ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, जो कि सबसे ज़्यादा है सबसे पहले उसको बैलेंस करते हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है बेटा, सबसे ज़्यादा कौन सा है, सबसे ज़्यादा है हमारा कौन सा, जो कि हमारा है आयरन को देखेंगे सबसे पहले। आयरन को सबसे पहले क्या देखेंगे, देखिए इस तरफ थ्री साइड थ्री है, मतलब सबसे ज़्यादा है, तो सबसे पहले इधर भी क्या करेंगे, इधर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो Fe+ देखो 4H2 करने पे क्या हो रहा है, वेट ए मिनट, Fe+H2O, ठीक है, H2O ठीक है। In this equation, the number of oxygen atom in the maximum on the RHS, to balance the oxygen, one needs to multiply the oxygen on the LHS by 4 so that the number of oxygen atoms becomes equal on both side। यहाँ पे देखो Fe तो ऐसे ही ऐसे रहने दो, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है बेटा, 4 है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन कितना है रे 4 है। सबसे ज़्यादा तो ऑक्सीजन का है ना, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का है, तो आयरन को छोड़ देते हैं, पहले ऑक्सीजन से करते हैं, सो सबसे ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो सबसे ज़्यादा 4 है इस तरफ, तो इस तरफ भी 4 करने के लिए मैं क्या करूँगा, 4 मल्टीप्लाई करूँगा ऑक्सीजन के साथ, तो 4 × H2 करूँगा, जब क्या करूँगा 4 × H2 करूँगा, यस और नो। जब 4 × H2 करूँगा तो इधर क्या हो जाएगा बेटा, नाउ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बिकम 8। यहाँ पर हाइड्रोजन एटम 4 × 2 = 8 हो गया है, लेकिन यहाँ पे कितना है बेटा, 2 है।
तो इसके साथ भी क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके होगा। तो जब इधर Fe+4 × H2O करूँगा तो ऑक्सीजन 4 होगा, इधर भी ऑक्सीजन 4 हो गया। इधर क्या होगा बेटा, इधर भी 4 × H2 कर देंगे, जैसे यहाँ पे जैसे कि हाइड्रोजन 8 हो गया, इधर भी हाइड्रोजन 8 हो जाएगा। उसी तरीके से आफ्टर द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स बिकम्स इक्वल ऑन बोथ साइड, द नंबर ऑफ आयरन इन द LHS व्हाइल इज द 3 ऑन द RHS। यहाँ पे क्या है बेटा, Fe3 है, मतलब आयरन 3 ठो है, इधर कितना है बेटा, आयरन 1 ठो था, तो इधर क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमें क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा केमिकल इक्वेशन को। जैसे कि यहाँ पे है आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 3 8 4 3 8 4, दोनों तरफ क्या हो गया बेटा, सेम अमाउंट ऑफ, सेम नंबर ऑफ क्या हो गया, एटम मिल गया हमें। इसका मतलब हम बोल सकते हैं अभी कि ये क्या है बेटा, ये है हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इसको आफ्टर द बैलेंस द अबव इक्वेशन कैन बी रिटेन आज फॉलो। तो इसको हम लिख सकते हैं 3Fe+4H2O दैट इज Fe3O4 ये आ जाएगा, जिसको कि हम बोल पाएंगे कि ये क्या है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। और क्यों है, क्योंकि बेटा इसके रिएक्टेंट साइड पे और इसके प्रोडक्ट साइड पे दोनों तरफ सेम अमाउंट ऑफ क्या देखने को मिल रहा है, सेम अमाउंट ऑफ एटम देखने को मिल रहा है। चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा क्या, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले क्या पढ़े, केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, उसके बाद क्या पढ़े, उसके जो कि इक्वेशन कैसे लिखते हैं ये पढ़े। उसके बाद क्या पढ़े, बैलेंस के हिसाब से पढ़े कि बैलेंस कैसे करना है, यस सर नो। अभी क्या पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे हमारा क्या, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसका कितना टाइप्स है, क्या क्या है, वो डिटेल्स में पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में अगर हम देखेंगे तो क्या क्या होता है बेटा, कम्बिनेशन रिएक्शंस आता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आता है, डबल डिस्प्लेसमेंट आता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आता है, एक्जोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस आते हैं, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस आते हैं। समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे देखो एक एक करके यहाँ पे जितने भी रिएक्शंस तुम्हें दिखाया जा रहा है वो सारे चीज़ें एक एक करके डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। ओके, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होता है, रिएक्शंस इन व्हिच 2 or more reactant combine to form one product are called combination reaction। अगर हम बोलेंगे एक से ज़्यादा मतलब 2 या फिर 2 से ज़्यादा क्या करेंगे, 2 और मोर रिएक्टेंट, 2 या फिर 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मतलब जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे रहते हैं इसको रिएक्टेंट बोलते हैं। 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके एक ही प्रोडक्ट देंगे, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। समझे कि नहीं, क्या बोला, 2 रिएक्टेंट या फिर 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके ऐड होके एक सिंगल प्रोडक्ट देंगे, उसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अगर मैं इसको फार्मूला के हिसाब से लिखूं तो क्या होता है बेटा, A+B जो कि ये एक हो गया रिएक्टेंट, ये एक हो गया रिएक्टेंट, ए एक रिएक्टेंट है, बी एक रिएक्टेंट है। जब इन दोनों रिएक्टेंट मिल के क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं AB, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, एग्जाम्पल जैसे क्या है, एग्जाम्पल बोला गया है व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन एयर, एयर का मतलब ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, मैग्नीशियम इज कंबाइंड विथ ऑक्सीजन। यहाँ पे देखो मैग्नीशियम एक रिएक्टेंट हो गया, ऑक्सीजन एक रिएक्टेंट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, 2 रिएक्टेंट हो गए। और ये दोनों रिएक्टेंट क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ ऐड हो रहे हैं बेटा, कंबाइन हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं और एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिस प्रोडक्ट का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि सिंगल प्रोडक्ट है। तो ऐसे केस में इस ऐसे टाइप ऑफ रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। समझ में है कि नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या बोला है, जैसे कार्बन हो गया O2 के साथ मिक्स होता है, ये एक रिएक्टेंट हो गया, कार्बन एक रिएक्टेंट, ऑक्सीजन एक रिएक्टेंट। और जब ये दोनों रिएक्टेंट मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, मिक्स होते हैं, तो कंबाइन होकर क्या बनाता है, और एक सिंगल प्रोडक्ट बना देता है CO2 जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ये भी क्या है, ये भी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
समझ में आया कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। नेक्स्ट चलो पढ़ते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है बेटा, ये है क्या मतलब डीकम्पोज कर देना, तोड़ देना, ब्रेक कर देना। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल अलग है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल अपोजिट है। समझ में आया कि नहीं। तो इसमें क्या होता है, रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोजेस इन टू और मोर कंपाउंड्स और एलिमेंट्स आर नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे बोला गया है जब एक रिएक्टेंट ब्रेकडाउन होके दो प्रोडक्ट बना देता है, एक रिएक्टेंट ब्रेकडाउन होके दो प्रोडक्ट बनाता है, इसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। कॉम्बिनेशन पे क्या होता था बेटा, दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते थे, लेकिन डीकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट बनाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट दे दिया जाएगा तब क्या बनता है, वो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, उसी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसका मतलब ये क्या है, एक सिंगल रिएक्टेंट है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ये एक प्रोडक्ट है और ये भी एक प्रोडक्ट है, दो प्रोडक्ट मिल रहा है हमें, तो इसको क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे बोला गया व्हेन फेरिक हाइड्रोक्साइड इज हीटेड, जब ये जो ट्रायंगल वाला शेप देख रहे हो ना, ये वाला, ये है हीट का, हीट ये है हीट का, ओके। तो यहाँ पे बोला गया है तो यहाँ पे बोला गया है, क्या बोला गया है, कि जब डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है कि जब एक मतलब एक रिएक्टेंट ब्रेकडाउन होकर दो प्रोडक्ट थे, उसको डीकम्पोजिशन रिएक्शंस बोलते हैं। समझ में आएंगे। फिर से डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होता है, फिर थ्री टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं, थ्री टाइप्स होते हैं, जो कि एक एक करके पढ़ेंगे। ये थर्मल डीकम्पोजिशन क्या होता है बेटा, ये होता है हमारा कहाँ पे, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन पे आते हैं। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन यही होता है, ऐसे रिएक्शन जहाँ पे कि उसी रिएक्टेंट को ब्रेक होकर दो प्रोडक्ट या फिर दो से ज़्यादा प्रोडक्ट देने के लिए हीट की ज़रूरत पड़ता है, उसको हम बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसीलिए बोला गया है द डीकम्पोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस ऑन हीटिंग, मतलब हीट के जरिए से हीट करके उसको डिकम्पोज किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आया। नेक्स्ट है बेटा क्या, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन क्या होता है, रिएक्शन इन हुईच कंपाउंड डिकम्पोज इनटू सिंपलर कंपाउंड बिकॉज ऑफ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इसका कहने का मतलब है कि ऐसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें कि डिकम्पोज करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन उसे बोलते हैं। इसमें कि इलेक्ट्रिसिटी पास करके हम क्या करेंगे, उसी रिएक्शंस को टेक प्लेस कराएंगे, इसी रिएक्शंस को कैरिड आउट करवाएंगे, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में जब हम हीट दे देंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। समझ में आएगा ना। नेक्स्ट डीकम्पोजिशन रिएक्शन का तीसरा जो टाइप्स आता है वो आता है फोटोलाइसिस और फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या आता है, फोटोलाइसिस और फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या होता है बेटा, ये रिएक्शन होता है जिसमें कि सनलाइट की ज़रूरत होता है। क्या होता है, सनलाइट की ज़रूरत होता है उसी रिएक्शंस को टेक प्लेस करवाने के लिए, दैट इज कॉल्ड फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आएगी। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सनलाइट में रख देंगे, सनलाइट के साथ रिएक्शंस करवाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, सिल्वर आ जाएगा, उसी के साथ साथ क्लोरीन आ जाएगा। याद रखना सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर में आता है, लेकिन जब अलग अलग हो जाते हैं तो सिल्वर क्या होता है बेटा, ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया, डिटेल्स में कंप्लीट। चलो आगे बढ़ते हैं। Photographic paper has a coat of silver chloride which turns into gray when exposed to sunlight. It happens because silver chloride is colorless while silver is gray metal. यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड क्या होता है बेटा, कलरलेस होता है। उसके ऊपर क्या रहता है बेटा, उसके ऊपर एक फोटोग्राफिक पेपर का कोट रहता है, और वो जब सनलाइट के पास आ जाता है तो क्या होता है, टर्न्स हो जाता है, उसका कलर क्या होता है, चेंजेस हो जाते हैं, और कुछ नहीं। नेक्स्ट बोला गया है तीसरे में आता है, देखो सबसे पहले क्या पढ़े, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके बाद पढ़े डीकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बाद पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, द केमिकल रिएक्शन
in which a more reactive element displaces a less reactive element form a chemical compound is known as displacement reaction। इसका कहने का मतलब यही है कि एक स्ट्रॉन्गर एलिमेंट जो कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है वो क्या करेगा और एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना लेगा, और जो लो रिएक्टिव एलिमेंट है जो वीक एलिमेंट है उसको बाहर फेंक देंगे वो लोग। मतलब समझ लो कि तीन दोस्त हो कि दोनों थोड़ा सा स्ट्रांग है और एक थोड़ा सा वीक है, तो दोनों स्ट्रांग स्ट्रांग एक साथ चले जाओगे और एक वीक दोस्त को क्या करोगे, भाई तू पीछे आ जा, ऐसे कुछ तरीके से। तो यहाँ पे ए प्लस बी सी करेंगे तो देखो ए क्या है, एक स्ट्रांग है, एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है जो कि सी के साथ बॉन्ड बना लेता है, और जो बी है ये बेचारा बी है वो लो रिएक्टिव एलिमेंट है इसलिए इसको छोड़ देते हैं। मतलब वो डिस्प्लेस कर रहे हैं, अपना जगह को चेंज कर रहे हैं, अपनी जगह को चेंज कर रहे हैं और हाईली रिएक्टिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल पे क्या है बेटा, जेडन। जब जिंक को HCl के साथ रखा जाता है तो जिंक और क्लोरीन ये एक बॉन्ड बना के कंपाउंड बना लेते हैं और हाइड्रोजन को अलग रख देते हैं। हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर जाता है, वही प्लेस से हट जाता है और जिंक आ जाता है उसी प्लेस में, तो वो अपना जगह चेंज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे यहाँ पे जिंक का और कॉपर सल्फेट का भी यही हिस्सा है। जिंक क्या करता है, सल्फेट के साथ क्या करता है, बना लेता है, और ये जो कॉपर होता है वो अलग हो जाता है, जो भी ये क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? याद रखना डिस्प्लेसमेंट का आगे जाके डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, इसी का ही हिस्सा है, इसी का ही रिलेटेड है। ओके, अभी पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, कि ऐसे रिएक्शन इन विच आयन्स आर एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट्स फॉर्मिंग ए न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है बेटा जहाँ पे कि सिंगल रिएक्टेंट और एक के साथ बॉन्ड बना रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ग्रुप रहते हैं, यहाँ पे ग्रुप है, यहाँ पे ग्रुप है, और ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ ऑल्टरनेट कर जाते हैं। मतलब ए बी था सी डी था, तो ए सी के साथ आ जाएगा और बी डी के साथ आ जाएगा, तो एक दूसरे के साथ अपना जगह को डिस्प्लेस कर रहे हैं, ऑल्टरनेट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों डबल डिस्प्लेसमेंट कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो रिएक्टेंट है और दोनों ही जगह चेंज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे जैसे कि बेरियम क्लोराइड है, यहाँ पे बेरियम क्लोराइड को अगर मैं क्या करूँगा, Na2SO4 के साथ जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाऊँगा, तो ये बेरियम क्या करेगा बेटा, सल्फेट के साथ बना लेगा बॉन्ड, और ये जो सोडियम क्या करेगा बेटा, Cl के साथ बना लेगा बॉन्ड। उसी हिसाब से BaSO4 एक बन जाएगा प्रोडक्ट और NaCl बन जाएगा एक प्रोडक्ट, दो कंपाउंड बन गए और वो दोनों एक दूसरे के साथ जगह चेंज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड क्या बेटा, दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? ये देखो ये नीचे का भी उसी का ही हिस्सा है, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोनों मिलके सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं और क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। याद रखना, याद रखना यहाँ पे क्या बोला गया है बेटा, याद रखना यहाँ पे बोला गया है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इज ऑल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मतलब प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है, मैंने बताया था पहले, ऐसे रिएक्शन जो कि ऐसे प्रोडक्ट जिसमें कि इनसॉल्युबल इन वाटर। देखो यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, जो कि जो बेरियम सल्फेट है वो प्रेसिपिटेट है, मतलब इनसॉल्युबल इन वाटर है, इसीलिए इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये याद रखना, ये सब क्वेश्चन आता है, जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होता है वो भी क्या है बेटा, वो भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का ही एक एग्जाम्पल है। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन अभी पढ़ा है, द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन टू सॉल्ट्स इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कोई भी एक एक्वस सॉल्यूशन को सॉल्ट के साथ ऐड करके एक ऐसी चीज़ बनता है जिसमें कि प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन स्टेट क्या होता है, द रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट विद ए बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिस रिएक्शन पे एक एसिड रिएक्ट करता है एक बेस के साथ,
और क्या फॉर्म करता है बेटा, सॉल्ट फॉर्म करता है और वाटर फॉर्म करता है। सॉल्ट फॉर्म करता है और वाटर फॉर्म करता है। कैसे? बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन, मतलब ये सोडियम क्लोरीन का आयन के साथ, ये हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन के आयन के साथ, ये दोनों और ये दोनों ऐसे जब रिएक्शंस करवाते हैं तो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? ये होता है तुम्हारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है बेटा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटालिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और मेटालिक एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड इज नोन एज ऑक्सीडेशन। सिंपल सी बात है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या करेंगे? आइदर ऑक्सीजन ऐड करेंगे, नहीं तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करेंगे, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ में आया कि नहीं? Elements or compounds in which oxygen or non-metallic element is added or hydrogen or metallic element is removed are called be oxidized। ऐसे नॉन मेटालिक एलिमेंट जहाँ पे कि ऑक्सीजन को हम ऐड कर दें, याद रखना थोड़ा सा, ऐसे नॉन मेटालिक एलिमेंट जहाँ पे कि हम ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं, या फिर ऐसा मेटालिक एलिमेंट जहाँ से कि हाइड्रोजन को हम रिमूव कर रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों ऑक्सीडाइज हुए हैं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये दोनों ऑक्सीडाइज हुए हैं बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं? सिंपल सी बात है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। समझ में आया कि नहीं? रिडक्शन क्या है बेटा? ऑक्सीडेशन का उल्टा, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड क्या करेंगे? रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं? द कंपाउंड एलिमेंट व्हिच गोज अंडर रिडक्शन इज कॉल्ड बी रिड्यूस। जो रिडक्शन रिएक्शन में जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिड्यूस हुआ है बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिड्यूस हुआ है बोलेंगे। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस टुगेदर, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एक साथ भी हो सकते हैं। समझ में? इसमें कोई दो राय नहीं है, ये दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या है? द सब्सटेंस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन होने के लिए जो सब्सटेंस ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। द सब्सटेंस व्हिच रिमूव हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वो सब्सटेंस जो कि रिमूव कर रहा था हाइड्रोजन को, उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होता है बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट में ऐसे सब्सटेंस जो कि हाइड्रोजन देता है रिडक्शन के लिए, उसको रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को रिमूव करता है, क्या करने के लिए? रिडक्शन होने के लिए, उसको हम बोलेंगे उसका रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया कि नहीं? थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना, वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लेना, समझ में आ जाएगा अगर समझ में नहीं आया तो। नेक्स्ट पढ़ेंगे द रिएक्शन इन हुईच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस। मैंने यहाँ पे कहा था ना कि जहाँ पे कि मतलब दोनों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन दोनों साथ में भी हो सकते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं क्या? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। तो व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विथ हाइड्रोजन द कॉपर मेटल एंड हाइड्रोजन आर फॉर्म्ड। यहाँ पे देखो बोला गया है, जो कि कॉपर ऑक्साइड को अगर मैं क्या करूँगा? हाइड्रोजन के साथ में रखूँगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है? Cu बन रहा है, उसके साथ साथ H2O बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा? Cu बन रहा है, उसी के साथ साथ H2O बन रहा है। तो कैसे? इन दिस रिएक्शन Cu इज चेंजिंग इनटू Cu। कॉपर ऑक्साइड कॉपर हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन इज बीइंग रिमूव्ड। ऑक्सीजन रिमूव्ड हुआ है कॉपर ऑक्साइड से, जाहिर से ओबियसली दिख भी रहा है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। कोई भी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, इसका मतलब इसमें क्या बोलेंगे? रिडक्शन हुआ है। सो कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस टू कॉपर, तो ये कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होकर कॉपर बन रहा है। लेकिन सेकेंड केस में देखो H2O से H2O बन रहा है, दैट इज H2 इज चेंजिंग टू H2O। ऑक्सीजन इज बीइंग एडेड टू हाइड्रोजन, जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुआ है, इसका मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। सो हाइड्रोजन भी इज बीइंग ऑक्सीडाइज टू वाटर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? मतलब रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, दोनों हो रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे बेटा? ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे रिडक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्स रिएक्शन बोलेंगे।
ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, जो कि जो रिड्यूस हुआ है उसको रिड्यूसिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज हुआ है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट है एक्जोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शंस क्या होता है, ऐसे रिएक्शंस जो कि रिएक्शंस होने के टाइम हीट प्रोड्यूस करता है या फिर एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसको एक्जोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे कि मोस्ट ऑफ द डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एक्जोथर्मिक। जितने भी डीकम्पोजिशन, सारे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है बेटा, एक्जोथर्मिक रिएक्शंस में जाते हैं। समझ में आया नहीं? जैसे कि रेस्पिरेशन इज ए डीकम्पोजिशन रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड। यहाँ पे देखो जो ग्लूकोज है C6H12O6, वो ऑक्सीजन के साथ जब ऐड होता है तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड आता है, वाटर आता है, उसी के साथ साथ एनर्जी निकलता है। और जब भी एनर्जी रिलीज होता है, प्रोड्यूस होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्जोथर्मिक रिएक्शंस बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं? जैसे कि यहाँ पे क्विक लाइम जो कि कैल्शियम ऑक्साइड्स को बोलते हैं, वाटर के साथ मिक्स होता है, तो ये भी क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स आता है, उसी के साथ साथ एनर्जी आता है। तो यहाँ पे भी एनर्जी आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी है एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो क्या है बेटा, ऐसे रिएक्शन जहाँ पे कि एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको एक्जोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। ऐसे एंडोथर्मिक क्या है बेटा, एक्जोथर्मिक का उल्टा। ऐसे रिएक्शन जहाँ पे कि हीट एनर्जी इज ऑब्जर्व, जहाँ पे कि हीट एनर्जी ऑब्जर्व होता है, हीट देना पड़ता है इसी चीज़ों को, तब हम क्या बोलते हैं उसको, एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें हीट ऑब्जर्व हो रहा है, हीट ऑब्जर्व हो रहा है, उसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी नहीं दे रहा है, एनर्जी चाहिए, तब इसको हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलेंगे। जैसे कि डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जब CaCO3 को, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दे देंगे, डिकम्पोज करेंगे, तभी कैल्शियम ऑक्साइड्स बन जाएगा, उसी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। समझ में आएगा नहीं? तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलेंगे। समझ में आया? नेक्स्ट पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। जैसे कि हमारे डेली लाइफ पे जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं वो क्या क्या इफेक्ट डालते हैं। इसमें आता है बेटा कोरेजन एंड रेंसिडिटी। क्या आता है, एक आता है कोरेजन और एक आता है रेंसिडिटी। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कोरेजन क्या है। कोरेजन क्या है बेटा, द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू देयर ऑन डिजायरेबल कंपाउंड्स ड्यू टू देयर रिएक्शंस। मैं ये मिटा देता हूँ, वेट अ मिनट। तो यहाँ पे बोला गया है, वेट, द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स into their own desirable compounds due to their reactions with oxygen, water, acid, gases, etc. present in the atmosphere is called corrosion। जिसमें कि बोला है बेटा, ऐसी कोरोजन एक स्लो प्रोसेस है जहाँ पे कि एक मेटल धीरे धीरे कन्वर्ट होता है और एक मेटल पे जो कि ऑन डिजायरेबल है, उसको नहीं चाहिए, वो इच्छा नहीं है उसका, फिर भी वो कन्वर्ट हो रहा है। क्यों, क्योंकि आसपास के, अपने आसपास में जो ऑक्सीजन है, वाटर है, एसिड है, गैसेस है, इन लोगों के संस्पर्श में आके वो जो खराब हो रहा है धीरे धीरे स्लो प्रोसेस में, क्या हो रहा है, वो बदल रहा है किसी और एक नया चीज़ में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। जैसे कि रोस्टिंग ऑफ आयरन। रोस्टिंग ऑफ आयरन कैसे हुआ, जैसे अगर मैं आयरन का एक रॉड को फेंक दूंगा बाहर, तो धीरे धीरे जब वाटर के संस्पर्श में आएगा, जब एयर के साथ टच में आएगा, तो ऐसे करते करते वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, रोस्ट बन जाता है, जैसे खराब होने लगता है। तो ये होता है कोरोजन का एग्जाम्पल। समझ में आएगी नहीं बेटा? Rusting of iron when reacts with oxygen and moisture form rare substance which is called rust। जो कि कोई भी एक जो रॉड होता है, आयरन का रॉड, वो धीरे धीरे जब खराब होने लगता है तो एक पाउडर जैसे फॉर्म में निकलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक सब्सटेंस निकलता है पाउडर फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। तो देखो उसका पढ़ते हैं। जब आयरन क्या करता है बेटा, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ टच में आता है, तो Fe2O3 आता है, जिसको रॉस्ट बोलते हैं, और उसको हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, और उसी के साथ साथ वाटर भी आता है। समझ में आई नहीं? तो यहाँ पे जो आयरन है वो ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, एयर के साथ, ये सब सारी चीज़ों के साथ आने के बाद जब एक रॉस्ट बन रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन का एक प्रोसेस बोलते हैं। समझ में आएगी नहीं आप? द रोस्टिंग ऑफ आयरन इज ए रिडक्स रिएक्शन। यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, रिडक्शन रिएक्शन है कि नहीं है, मुझे ये बताओ। यहाँ पे Fe है बेटा,
यहाँ पे ऑक्सीजन से, जहाँ पे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, दैट इज क्या है बेटा, ये एक रिडक्शन रिएक्शन से, मतलब दोनों हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी, दैट इज क्या हो जाएगा, ये एक रिडक्शन रिएक्शन है। समझ में आएगी नहीं। कोरोजन जो कि रस्टिंग वीकनेस इज द आयरन स्टील ऑब्जेक्ट एंड structures such as railing, car bodies, bridge and ships etc. and cut shorts their life method to prevent rusting। तो ऐसे जो कि बहुत सारे जो बड़े बड़े चीज़ें होते हैं, जैसे कि वीकेंड्स होते हैं, जैसे कि आयरन का, स्टील का हो गया, जैसे कोई ऑब्जेक्ट हो गया, तो हम कोरोजन को रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसमें पेंटिंग कर सकते हैं। मतलब किसी भी अगर आयरन के ऊपर तुम पेंट करके तुम बाहर फेंकोगे तो वो इतना जल्दी रॉस्ट नहीं लगेगा। दूसरा क्या है, ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग, उसके ऊपर हम ग्रीस लगा देंगे या फिर ऑयल लगा देंगे तो भी नहीं होगा। और होता है बाय गाल्वानाइजेशन प्रोसेस, और एक प्रोसेस बोलते हैं जो कि होता है गाल्वानाइजेशन प्रोसेस। गाल्वानाइजेशन में क्या होता है बेटा, जैसे गाल्वानाइजेशन में हम क्या करेंगे, उसके ऊपर जिंक, उसके ऊपर हम जिंक का एक पारद डाल देंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे गाल्वानाइजेशन। तो बाय गाल्वानाइजेशन पे हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं किसको, कोरोजन को। यहाँ पे देखो, कोरोजन ऑफ कॉपर, copper objects lose their luster and shine after some time because the surface of these objects acquire a green coating of basic copper carbonate। यहाँ पे जब कॉपर सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ संस्पर्श में आ जाता है, तो वो क्या बन जाता है, ये बन जाता है कॉपर कार्बोनेट। क्या बन जाता है, कॉपर कार्बोनेट बन जाता है, जिसमें कि क्या होता है बेटा, इसमें एक ग्रीन कलर का कोटिंग आ जाता है। क्या जाता है, ग्रीन कलर का कोटिंग आ जाता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये रस्ट होने लगता है, जिसमें कि ये भी कोरोजन से होता है। नेक्स्ट आता है कोरोजन ऑफ सिल्वर मेटल। द सरफेस ऑफ सिल्वर मेटल गेट्स टर्निश बिकम्स डल ऑन एक्सपोजर टू एयर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए कोटिंग टू ब्लैक सिल्वर सल्फाइड Ag2S on its surface by the action of H2S gas present in the air। यहाँ पे बोला है, जब कॉपर और H2S क्या होता है, जब कॉपर और H2S ये दोनों मिलते हैं तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, Ag2S बनता है। क्या बनता है, Ag2S और इसके साथ H2। तो यहाँ पे क्या होता है, जो Ag2S को क्या बनता है, मतलब तुम देखो कोई सिल्वर का चेन पहने हो तो थोड़ी देर बाद वो शाइनिंग प्रॉपर्टी उसका ख़त्म हो जाता है। वो क्यों ख़त्म होता है, बिकम डल क्यों हो जाता है, क्योंकि वो भी आसपास की जो चीज़ें होते हैं उनके साथ आते हैं, उनके साथ क्या होता है, मिलावट होते हैं, और उसी के साथ साथ वो क्या होता है, कोरोजन्स में चले जाते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा तुम्हारा रेंसिडिटी, जो कि क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होता है, द टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल चेंजेस व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज टू एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। इट इज कॉज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड मटेरियल। तो यहाँ पे क्या बोला है बेटा, ऐसे फूड मटेरियल जहाँ पे कि फैट रहता है प्रेजेंट, जहाँ पे ऑयल बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहता है, उसको बहुत टाइम तक हम एयर के साथ एक्सपोज कर देने से, रख देने से, ओपन करके रख देने से वो क्या होता है, ख़राब होने लगता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। और क्यों होता है, इट इज कज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल। मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है वहीं पे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है वहीं पे, और इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है बेटा, रेंसिडिटी होते हैं। समझ में आया कि नहीं आप। मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी क्या होता है बेटा, बाइडिंग एंटीऑक्सीडेंट, उसको एंटीऑक्सीडेंट तुम ऐड कर सकते हो उसके अंदर, खाना के अंदर। वैक्यूम पैकिंग, मतलब वैक्यूम पैकिंग का मतलब एयर निकाल के, एयर फ्री करके उसके बाद भर्ती करना खाना। फिर रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, या फिर एयर को रिमूव करके नाइट्रोजन देना। जैसे कि हमारे जो पैकेट्स में जो खाना सारे आते हैं, केक्स आते हैं या फिर जो कि कुरकुरे आते हैं, ये सब सारी चीज़ें का नाइट्रोजन गैस बराबर रहते हैं उसमें। फिर आते हैं रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टॉक्स, अगर हम फ्रिज में रख सकते हैं तब भी क्या होगा, रेंसिडिटी से हम बच सकते हैं। समझ में आया कि नहीं। तो ये था तुम्हारा सारे चीज़ें जो कि तुम्हारे हम जितने भी पढ़े हैं सारे चीज़ यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का डिटेल्स पढ़े हैं। समझ में आएगी नहीं यहाँ। तो यहाँ पे तुम जो भी डाउट रहेगा, जो भी चीज़ें रहेगा, वो सारी चीज़ों को तुम और एक बार वीडियो देख के तुम क्या कर सकते हो,
क्लियर कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और भी मैं ऐसी वीडियो और भी आगे मैं लेके आऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद।